नमस्कार, आप सभी का स्वागत खेत खलिहान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। खेत खलिहान में आपको हर रोज़ नई जानकारी हम देते हैं। आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए, आज खास तौर से हम बात करेंगे भिंडी की खेती की और साथ ही आपको बताएंगे पॉली हाउस में सब्जी फसलों की खेती आप सफलतापूर्वक कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं सब्जियों की खेती करके हमें अच्छा लाभ मिल सकता है और इसी कड़ी में अगर भिंडी की बात की जाए, किस तरीके से आपको भिंडी की खेती करनी है, इस दौरान किन किन बातों का ख्याल रखना होगा, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय खरीफ का मौसम आ गया है और बहुत से क्षेत्रों में किसान भाई आप देख रहे हो कि बारिश भी आ चुकी है, तो मौसम बढ़िया हो चुका है, एकदम सुहावना मौसम है। इस समय बहुत से किसानों ने अपने खेतों में या तो सब्जियों की तैयारी कर ली है या कुछ लोगों ने लगा भी लिया है और बहुत से किसान अभी हैं जो सोच रहे हैं कि अभी किसान को अभी सब्ज़ी लगाना चाहिए, कौन कौन सी सब्ज़ी लगाना चाहिए। इसमें बहुत सी सब्जियों के बारे में इसमें संभावनाएं हैं, लेकिन इसमें से मुख्य तरफ से आप एक विशेष सब्जी है जिसका नाम है भिंडी। भिंडी की खेती किसान पूरे देश में व्यापक तरीके से इस मौसम में ज़्यादा करते हैं। हालांकि भिंडी की कई महीनों में खेती की जाती है, लेकिन खरीफ का मौसम जो जुलाई का महीना होता है, जून का महीना होता है, इस समय बहुत तेज़ी से भिंडी की खेती की जाती है क्योंकि मौसम बहुत अनुकूल हो जाता है इसके लिए। तो आप सबसे पहले मौसम का चुनाव, जैसे आ गया है मौसम, सही मौसम है, तो इसमें सही खेत का चुनाव करेंगे। खेत का चुनाव करने के लिए आपको मैं बताऊंगा कि खेत जो होता है बलुई दोमट मिट्टी होनी चाहिए आपके खेत की, और उसमें पानी नहीं लगना चाहिए, उसमें जल निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए और उस खेत में आपने ठीक पिछले सीजन में भिंडी की खेती ना की हो। इन बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो आगे आने वाली फसल में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए इस तरीके के खेत का चुनाव करने के बाद आप अगर हो सके तो खेत की मिट्टी का जांच भी करा लें, तो उससे आपको सही मात्रा में जो उर्वरक हैं कितनी मात्रा में देना है, कौन से उर्वरक की आपके खेत में कमी है, तो उसको आप जान जाते हैं और उसी के अनुसार आप उसका उपयोग करते हैं, तो आपको पूरी आपकी फसल की जो है पैदावार बहुत अच्छी मिलती है। तो आप खेत का जब चुनाव आपने कर लिया, तो खेत की तैयारी के लिए आपको मैं बताऊंगा कि खेत में सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 15-20 दिन पहले बुआई के 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद अगर आपको मिल जाए तो पूरे खेत में अच्छे से मिला दीजिए। और मिलाने के बाद अगर आपके पास ट्राइकोडर्मा एक होता है जो जैविक फफूंदीनाशक है, अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इसकी 5 किलोग्राम मात्रा को प्रति 1 हेक्टेयर की दर से आप अपने खेत में इसको गोबर की खाद के साथ ही मिला देंगे, तो आपके खेत में बीमारियां जो हैं बहुत सी नहीं आएंगी। तो इस तरीके से खेत में इसको मिला लेंगे और खेत को कई बार जुताई करके आप तैयार कर लेंगे। जब आपको अंतिम जुताई कर रहे होते हैं तो उस समय कुछ जो रासायनिक उर्वरक हैं उनकी भी मात्रा खेत में मिलाई जाती है। अगर आपने खेत की जांच कर रखी है तो उसके अनुसार आप उसको मिलाएंगे, नहीं अगर जांच कर रखी है तो सामान्य तौर से हम कहते हैं कि 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, जो करीब हमें 250 या 260 किलोग्राम यूरिया से मिल जाता है, ये इसकी व्यवस्था करनी है। ऐसे ही 60 किलोग्राम हमें फास्फोरस की आवश्यकता होती है, 60 किलोग्राम पोटास की आवश्यकता होती है। तो इन चीज़ों का व्यवस्था कर लेंगे तो फास्फोरस और पोटास की जो पूरी मात्रा है, जो प्रति हेक्टेयर की दर से हमने बताया 60 किलोग्राम, ये आप खेत में अंतिम जुताई के समय डाल देंगे। और जो नाइट्रोजन है, जो यूरिया के रूप में अगर आप दे रहे हैं तो उसकी 1/3 मात्रा ही केवल आप अंतिम तैयारी के समय डालेंगे, 2/3 मात्रा को आप बचा के रखेंगे, वो बाद में हम बताएंगे कि उसको कब डाला जाता है। तो इन चीज़ों को आप खेत में डाल के खेत को तैयार कर लेंगे। देखिए बारिश का मौसम है तो किसान भाइयों मैं कहूँगा कि हमेशा मेड़ों पर बुआई करेंगे आप, क्योंकि कभी कभी पानी लगातार बारिश हो जाती है 24 घंटे तक, तो आपको खेत में पानी खड़ा रह जाता है और आपकी फसल छोटी है, अगर बुआई करके जस्ट जमी हुई है या नहीं जमी हुई है, इस अवस्था में अगर पानी लग गया तो आपका पूरी फसल, पूरे बीज मर जाते हैं, पौधे मर जाते हैं, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करेंगे कि आप मेड़ों पे बुआई करेंगे। मेड़ों के लिए आजकल रिज मेकर आता है, जो अब मशीनों से होता है, ट्रैक्टर से चलता है, और इसको आप खेत में मेड़ बना सकते हैं। और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं, इस समय भी भिंडी की खेत की तैयारी के लिए, भिंडी की बुआई के लिए खेत तैयार है।
इस तरीके से आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से रिज बनाना है। रिज बनाने के बाद उसमें एक पैकर आता है किसान भाई, उस पैकर से उसको पैक कर देते हैं उस लाइनों को, तो उसमें मिट्टी थोड़ी सी बैठ जाती है और एक बीच में लाइन जैसी बन जाती है। तो उससे आपका जो आपको आइडिया लग जाता है कि सीधी लाइनों में बुआई हो जाएगी आपकी। ये करीब हम कोशिश करते हैं कि 60 सेंटीमीटर की दूरी पर ये लाइनें बनाएं, और अगर नहीं तो 70 सेंटीमीटर, इससे ज़्यादा नहीं रखेंगे। और उन लाइनों में हम बुआई करेंगे जो बीज की है, तो बीज ऊंचाई पर रहता है और उसमें पानी अगर बारिश भी हो गई तो बारिश पौधे के पास नहीं आ पाती है जो पानी लगा होता है, और उसको पानी धीरे धीरे खेत से निकल जाता है। तो इस बात का इस मौसम में ध्यान रखना है। इसके बाद आप क्या करेंगे कि बीज का चुनाव करेंगे। आप सही प्रजाति का चुनाव करना भी बहुत आवश्यक होता है। अगर सही प्रजाति का आपने चुनाव नहीं किया है तो कभी कभी बहुत नुकसान हो जाता है, बहुत सी बीमारियां आ जाती हैं। जो बारिश का मौसम है, विशेषकर से किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि इस मौसम में हम देखते हैं कि पीत स्थिरा मोज़ेक वायरस एक होता है, जिसमें आपको पत्तों की जो भिंडी के जैसे जमेगी उसका 20-25 दिन के बाद से सिराएँ जो होती हैं, उसमें जो नसें जिसको आप कहते हैं भिंडी की पत्तों की, वो पीली होने लगती हैं। पत्ता पीला नहीं होता है, नसें पीली होती हैं। ये बहुत ख़तरनाक बीमारी होती है। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे पूरा पत्ता पीला हो जाता है, धीरे धीरे पौधा भी पीला हो जाएगा और फल भी पीले हो जाएंगे और बढ़वार नहीं होगी, क्योंकि जो प्रकाश संश्लेषण होता है पौधे का रुक जाता है। तो इस बीमारी से के प्रति प्रतिरोधी प्रजातियां हैं। जैसे हमने पूसा भिंडी 5 एक प्रजाति है, अभी नई प्रजाति है, आपको राष्ट्रीय बीज निगम से प्राप्त हो जाएगी, हमारे संस्थान से भी मिल जाएगी। इसको आप ले सकते हैं। तो बहुत अच्छी प्रजाति है, पूरे देश में इसका अच्छे से उत्पादन बीज भी हो गया है और आसानी से मिल रही है। इसी प्रकार से बहुत से किसान भाई जो अलग अलग क्षेत्रों के हैं उनको भी मैं बताना चाहूँगा। जैसे जो हरियाणा के क्षेत्र के हैं तो वर्षा उपहार जो है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ से प्रजाति मिल जाएगी। पंजाब के किसान हैं जो पंजाब पद्मिनी P8 प्रजाति वहाँ की है, उसको आप ले सकते हैं। गुजरात के किसान गुजरात भिंडी 1 है, उसको ले सकते हैं। ऐसे पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान जो हैं आप काशी प्रगति है, काशी भैरव है, इन प्रजातियों को आप जो हमारा बनारस में एक संस्थान है वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। राष्ट्रीय बीज निगम के जो विभिन्न क्षेत्रों में केंद्र हैं उनसे प्राप्त कर सकते हैं बीज। इसी तरह से आप जो दक्षिण भारत में किसान हैं, जो अर्का अनामिका एक प्रजाति है जो हमारे कर्नाटक में काफ़ी क्षेत्र में बोई जाती है। इस प्रकार से महाराष्ट्र में परभनी क्रांति है। तो इन प्रजातियां विभिन्न क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रजातियां विकसित की गई हैं, आप वहां से बीज प्राप्त कर सकते हैं। और आपको अगर अनुमान है तो प्राइवेट सेक्टर के भी कुछ अच्छी प्रजातियां हैं, उनका भी मार्केट से बीज आप प्राप्त कर सकते हैं। तो बीज का चुनाव सही से आप कर लीजिए, सही प्रजाति चुनाव कीजिए जो इस जो पीत स्थिरा मोज़ेक रोग है इसके प्रति प्रतिरोधी होनी चाहिए। तो आपने जब बीज का चुनाव कर लिया, इसके बाद आप क्या करेंगे कि बीज को कैसे बुआई करना है, इस बात को भी बहुत ध्यान रखना है। हम क्या कोशिश करते हैं कि बीज को उपचारित बेचें। तो मार्केट में जो बीज मिलता है आपको कभी कभी उपचारित रहता है। अगर आपने किसी संस्थान से या किसी विश्वविद्यालय से या कृषि विज्ञान केंद्र से बीज प्राप्त किया है और उन्होंने अगर उपचारित नहीं किया है उस बीज को, तो आप 3 ग्राम थीरम जो होता है एक दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप उसको मिला लेंगे, पाउडर के रूप में होता है, उसमें मिला लेते हैं बीजों में। इसी तरीके से आप अगर ट्राइकोडर्मा से करना चाहते हैं अपना बीज उत्पादित, तो आप 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा प्रति किलोग्राम बीज में मिला लेंगे। और आपको बताना चाहूँगा कि प्रति एकड़ बुआई के लिए आपको 4 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। और इसीलिए आप 1 हेक्टेयर यानी 2.5 एकड़ में अगर बुआई करना चाहते हैं तो 10 से 12 किलोग्राम बीज को आप व्यवस्था कर लेंगे। और बीज को बुआई से पहले क्या करना है कि आपको 10-12 घंटे बीज को भिगा लेना है। बीज भिगाने से क्या होता है, भिंडी के बीज में कभी कभी जमाव नहीं होता है, आप बो देते हैं सीधे अगर, तो क्योंकि उसमें नमी की मात्रा की कमी नहीं मिल पाती है ज़मीन में कभी कभी, तो उसमें कमी की वजह से बीज फूल नहीं पाता है, जमाव नहीं हो पाता है। तो उसके अगर आप चाहते हैं कि पूरा बीज आपका जमे तो आप 10-12 घंटे उसको भिगा लीजिए। भिगाने के बाद आप उसको 10-12 घंटे के बाद बीज को निकाल के छान करके आप एक जो गनी बैग बोलते हैं जिसको जूट का जो या कपड़े का ही कोई थैला हो, सूती कपड़े का, उसके अंदर आप गठरी बना करके उसको 8-10 घंटे के लिए रख देंगे। तो आप देखेंगे उसमें फुटाव आ जाता है, हल्का सा बीज काला तरह दिखता है, उसमें बीज जमा हुआ दिखने लगेगा। तो जैसे बीज में जमाव दिख जाए वैसे ही आपका बीज समझ लीजिए बुआई के लिए तैयार है। और उसमें एक और फ़ायदा हो जाता है आपको कि आपको पता चल जाता है कि आपके बीज की गुणवत्ता अच्छी है, आपके बीज में पूरा कितने % जमा हो चुका है, 80-90% जमा हो चुका है कि नहीं हो चुका है। तो आप एक संतुष्ट हो जाते हैं कि आप जो बीज बोने जा रहे हैं ये उच्च गुणवत्ता का बीज है और इसका जमाव अच्छा होने जा रहा है। तो इस प्रक्रिया को आप ज़रूर करेंगे। और उसके बाद बीज को आप लास्ट में जब बुआई करना है उससे ठीक पहले आप इन दवाओं का जो बीज उपचारण के लिए मैंने बताया
थीरप या ट्राइकोडर्मा, उसको मिला करके आप खेत में बुआई के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो आपने खेत तैयार किया, जैसे खेत तैयार किया, उसमें जब बुआई करने जा रहे हैं उसमें पर्याप्त नमी होनी चाहिए आपके खेत में। जो मेड़ आपने बनाया, लाइनें बनाई, तो उसके ऊपर हल्की कोशिश करें कि सुबह सुबह आप बुआई कर दें। उसमें लाइनें खींचेंगे और 4-5 सेंटीमीटर की गहराई में 4-5 सेंटीमीटर की दूरी पर बीजों को गिराएंगे। बहुत घना बीज नहीं गिराएंगे, 4-5 सेंटीमीटर के शुरुआत में दौर में बीज गिराते हैं लाइनों में। और लाइनों की दूरी मैंने बताया 60 से 70 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो आप बीज को गिरा लेंगे और उसी समय बीज को आप अच्छे से ढक देंगे मिट्टी से, जिससे बीज 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पे पहुंच जाएगा और आपको नमी उसकी रुक जाएगी। इस तरीके से बीज को जब दबा लेंगे अच्छे से लाइनों को, उसके बाद आप क्या करते हैं कि जैसे आपका एक खरपतवार जो बारिश में बहुत ज़्यादा आता है, इसके लिए आपको विशेषकर से इसमें बताना चाहूँगा कि एक प्री इमरजेंस हम बोलते हैं कि बीज के जो आपने बुआई कर दी उसके बाद खरपतवार जमाव से पहले ही, जो अभी जमे नहीं है खरपतवार, बाहर नहीं निकले हैं, जो इमर्ज नहीं हुए हैं, उनको कैसे मारना है, उसके लिए एक स्टाम्प नाम की दवा होती है, इसको पेंडिमेथिलीन भी बोलते हैं। इसकी 3 लीटर मात्रा को आप 5 से 600 लीटर पानी में घोल बना देंगे और इस घोल से बना करके जब आपने बुआई कर ली है, मिट्टी को दबा लिया है, उसके बाद पूरे खेत में मट्टी को गीला कर देंगे, इस दवा से स्प्रे कर देंगे। तो 500-600 लीटर पानी करीब लगता है, यानी 200 लीटर करीब पानी मान के चलिए आपको प्रति एकड़ लग जाएगा। तो इसके भिगा देंगे ज़मीन को। तो उसमें क्या होता है कि शुरुआती दौर में जो क्या होता है कि हमारा जो ज़मीन में पानी है, नमी है, तो बीज का अंकुरण प्रोसेस शुरू हो जाता है। हमारा बीज बाद में बोया तो बीज बाद में जमेगा, तब तक हमारी घास कभी कभी जम जाती है, हमारे जो बीज को दबा लेती है। सारे पोषक तत्व तो हमने जो डाल रखे हैं वो घास ले जाती है, खरपतवार ले जाते हैं। तो हमारे पोषक तत्व हैं जो वो खरपतवार न ले पाए, उससे लिए इसको हम इस दवा को जब छिड़काव कर देंगे तो नहीं जाएंगे। करीब 20-25 दिन तक ये खरपतवार बिल्कुल नहीं आपके खेत में आएंगे, आप लगा के देख सकते हैं। और हमारा केवल 4-5-6 दिन के बाद आपका जो बीज है वो जम जाता है। तो आप देखेंगे कि 5-6 जब बीज जम जाएगा तो हमारे जो पोषक तत्व हैं बीज के काम आएंगे। और 8 से 10 दिन के बाद भी अगर आपको खेत में अगर नमी की कमी लगती है तो लगभग 8-10 दिन में जब सारे बीज लगभग ऊपर आ चुके होंगे, पौधे जम चुके होंगे, उस समय आप हल्की सिंचाई करेंगे। शुरुआत में सिंचाई नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पर्याप्त नमी में और बीज को भिगा करके आपने बोया है तो आपको मैं 100% कहता हूँ कि आपको पानी देने की आवश्यकता नहीं है। जब बीज जम जाएंगे सारे तो 5 दिन में लगभग बीज ऊपर आ जाते हैं और 8 से 10 दिन तक नमी बनी रहती है। तो उसके बाद ही आप हल्की सिंचाई करेंगे तो आपको पौधों की बहुत अच्छी बढ़वार होगी। तो इस प्रक्रिया को आप इस तरह से ध्यान रखेंगे। और आप जो अपने खेत में हैं, अगर आवश्यकता पड़ती है तो 20-25 दिन के बाद आप एक गुड़ाई करेंगे, निराई गुड़ाई जिसको कहते हैं। तो लाइनों में जो आपने बुआई की है तो इसको जब सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपका निराई गुड़ाई करने में आसानी रहती है। मशीनों द्वारा आपके जो लाइनों के बीच की जगह है, इसके लिए मशीनें आती हैं, हम उसको भी इस्तेमाल करते हैं, किसानों को इस्तेमाल करना भी चाहिए। तो उससे क्या होता है कि मशीनीकरण का आप प्रयोग करिए और उस लाइनों के बीच में उसको मशीन चल जाती है तो आपका घास बीच की मर जाती है और लाइन ऐसी बची रहती है। तो पौधा जब तक 1 फीट का हो जाता है तब तक आप मशीनों के द्वारा ही निराई गुड़ाई करवा सकते हैं। तो आपको बहुत सारी लेबर बच जाती है और आपका फटाफट काम हो जाता है और पौधों को, जो आपके पौधे हैं उनको जो पोषक तत्व हैं मिलते रहते हैं। तो आप जो 20-25 दिन के बाद एक निराई गुड़ाई कर लेंगे। अगर आपके घास उसके बाद आ गई है तो 25 दिन के बाद उस समय जो नाइट्रोजन की मैंने बताया था कि 2/3 मात्रा जो बची है तो आप उसको 3 भागों में बांट लेंगे। तो अमूमन जैसे मैंने बताया कि 250 किलोग्राम करीब नाइट्रोजन जो है यूरिया के रूप में देते हैं। जो हमारी 120 किलोग्राम नाइट्रोजन हमने बताया था उसमें से करीब उसको आप यूरिया के रूप में इस्तेमाल देंगे तो 250 किलोग्राम के आसपास यूरिया आती है। तो 100 किलोग्राम तो आप आसपास आप शुरू में ही डाल देंगे। उसके बाद 50-50 किलोग्राम जो 150 किलोग्राम करीब बचा है उसको 3 भागों में बांट के 20-25 दिन के अंतराल पे हम छिड़काव करते हैं। उसमें ये ध्यान रखेंगे कि हल्की सी मिट्टी चढ़ा दिया करेंगे और निराई गुड़ाई किए रहेंगे, तब जा कर के हल्की सी सिंचाई करके अगर आवश्यकता है तो सिंचाई करें। अगर बारिश हो गई है, क्योंकि बारिश का मौसम है, बीच बीच में बारिश होती है, तो आप बारिश का भी अनुमान की जानकारी रखें। आजकल हमको रेडियो के माध्यम से, टीवी के माध्यम से अगर आप जागरूक हैं तो आपको पता चलता है, मोबाइल में भी आपको जानकारी मिलती रहती है कि अगले 7 दिन में, अगले 5 दिन में बारिश होने जा रही है कि नहीं हो रही है। तो इन जानकारियों को भी रखें, क्यों नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि आपने सिंचाई की और उसी के बाद बारिश हो गई तो आपका जो अनुमान है, जो ज़्यादा पानी लग जाएगा तो नुकसान होने की संभावना हो जाती है कभी।
कई फसल को। तो आप इन बातों का भी जानकारी रखेंगे, और अगर वर्षा का अनुमान है तो उसका इंतज़ार कर लेंगे। तो बारिश होने के बाद आप हल्की जब नमी रहे खेत में, तभी वो आपकी जो यूरिया है उसको आप डाल करके फिर मिट्टी को हल्का सा चढ़ा देंगे। तो इससे क्या होता है कि आपकी जो पोषक तत्व हैं आपके पौधे प्राप्त कर लेते हैं। तो ये 20-25 दिन के अंतराल पे 3 बार में आप इसको डाल देंगे। 40 से 45 दिन के बाद दूसरी जो हमारी नाइट्रोजन थी उसकी मात्रा डालना है। ऐसे ही 60-70 दिन के बाद तीसरी मात्रा उसकी डालनी है, ये डाल देंगे। इसके अलावा अगर किसान भाई आपको खेत में सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है, जांच कर रखी है, तो शुरुआती तौर में भी डाल सकते हैं आप। नहीं, अगर आप नहीं डाल पाए हैं तो जब फूल आता है आपके खेत में उस समय भी आप चाहें तो सूक्ष्म पोषक तत्वों की कुछ मात्रा जो है, जैसे आपको एक आध मल्टीप्लेक्स के नाम से एक पोषक तत्व मिलता है, तो मल्टीप्लेक्स की 5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप फूल आते समय डाल देंगे तो सूक्ष्म पोषक तत्व इससे मिल जाते हैं। तो सूक्ष्म पोषक तत्वों को डालने से क्या होता है, जैसे हमारी भिंडी है उसकी गुणवत्ता बनी रहती है, उसका हरापन अच्छा रहेगा, जल्दी तुड़ाई करने में वो ख़राब नहीं होगी। तो इन बातों से गुणवत्ता बनाने के लिए फसल की और उनका रंग अच्छा लाने के लिए हमें सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी ध्यान रखना है, उसको इस्तेमाल करना है। तो इसको आप अपने खेत में करेंगे। इसके बाद किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगा कि शुरुआत में जब बीज जम जाता है, कभी कभी हम किसान भाइयों कहते हैं कि बुआई के समय भी ही जब हम बीज गिरा रहे होते हैं लाइनों में, उसी समय ही हम करीब एक फ्यूरोडान नामक दवा होती है, वो प्रति एकड़ के हिसाब से 1 किलोग्राम अगर बीज के साथ ही थोड़ी मात्रा उसमें गिरा दें तो शुरुआत में कीड़े उसमें नहीं लगते हैं। लेकिन अगर उसके बाद भी कीड़े लग रहे हैं तो आप कुछ दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। शुरुआती तौर में एक ऊपर आप देखेंगे कि जैसे ही आपका पौधा 10 दिन का हुआ उसमें पत्ते मुड़ करके ऊपर की तरफ सिकुड़ने लगते हैं। तो पत्ते के नीचे अगर आप देखेंगे तो एक हरे रंग का कीट दिखाई देगा, वो टेढ़ा चलता है, उसको बोलते हैं जैसिड या लीफ हापर, इसका नाम है। ये रस चूसता है पत्ती का, पत्ती मुड़ जाती है ऊपर की तरफ से, फिर इसको कभी कभी पत्ती जली हुई दिखने लगती है ज़्यादा मात्रा में अगर आ जाएंगे। अब खेत में आप चलेंगे तो आपको कुछ किसान भाई कहते हैं कि मच्छर है, तो मच्छर जैसे फील होगा कि कुछ उड़ रहा है, तो इस तरह का आपको अनुमान होता है, पत्तियाँ मुड़ी हुई हैं ऊपर की तरफ, तो आप ये आपके खेत में जैसिड लगा हुआ है, पत्ते के नीचे आप सुबह सुबह देख सकते हैं कि आपको दिखेगा कीड़ा, वो हरे रंग का छोटा सा कीड़ा है, टेढ़ा सा चलता है और फुदकता है, उड़ता है छोटा सा। तो इसकी पहचान अगर आपको हो गई है तो इसके लिए इमिडाक्लोप्रिड एक दवा होती है, उसकी आप करीब 3 से 5 मिलीलीटर मात्रा को 10 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर दीजिए। और अगर आप रासायनिक दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो शुरुआती तौर में आप चाहें तो नीम का आता है अर्क, इसका 5%, उसके भी इस्तेमाल आप हर हफ्ते करते रहेंगे तो आपके कीड़े नहीं आएंगे और आपकी फसल अच्छी बढ़वार होगी और रोकथाम हो जाएगी। रासायनिक दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। नीम का तेल आता है, उसकी भी 4-5 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोल बना करके, नीम के तेल जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप कोशिश करेंगे उसमें थोड़ी सी सर्फ मिला लेंगे, क्योंकि वो पानी से अच्छे से मिल जाए, नहीं तो मिलता नहीं है तेल पानी में। तो आप थोड़ा सा सर्फ चुटकी भर उसमें डाल देंगे तो आपका जो मिक्सचर है दवा और पानी का वो अच्छे से मिल जाएगा और अच्छे से पत्तों में चिपक जाएगा। दवा कोशिश करना चाहिए कि पत्तों में अच्छे से छिड़काव करें, फाइन स्प्रे हो, जितना बारीक फुहारा आपका बन सके उतना बारीक होना चाहिए। और दवा पत्ते से चूनी नहीं चाहिए। कभी कभी हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा दवा मार देते हैं कि पत्ता सब दवा चू करके नीचे गिर जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्ता भीग जाना चाहिए लेकिन दवा नहीं चूनी चाहिए। इस स्टेज में आपको इस तरीके से दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे और अपनी खेती करेंगे तो आपका अच्छा मुनाफा हो जाएगा। और जो आप क्या करेंगे कि लाइनों में, जब मैंने कहा जब पौधे 8-10 दिन के बाद जमना शुरू हो जाते हैं तो 1 महीने के बाद आप क्या करेंगे, उसकी थिनिंग करेंगे। पौधों से पौधों की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर हम रखते हैं। जो कमज़ोर पौधे हैं या एक पास कई पौधे आ गए हैं उनको हम निकाल लेते हैं। इसलिए शुरुआती तौर में मैंने कहा कि 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बीजों को गिराएंगे, तो बाद में जाकर के 20 से 25 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी हम रख लेते हैं और ज़्यादा पौधे जो हैं उसको निकाल लेते हैं। तो शुरुआती तौर में अपना इसी तरीके का ध्यान रखेंगे और अपनी फसलों को कीड़ों से और सही पोषक तत्वों का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी भिंडी की फसल बहुत अच्छी चलेगी और आपको पैदावार बहुत अच्छी मिलेगी। तो जाना आपने भिंडी के बारे में। बेहतर उपज लेने के लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। फिलहाल खेत खलिहान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर
ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत खेत खलिहान में। अब चलिए बात करते हैं संरक्षित खेती की। अगर बात की जाए और खासतौर से पॉली हाउस जिसे हम सभी जानते हैं, इसमें अगर आप सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो क्या लाभ आपको मिल सकता है, कितना ज़्यादा फ़ायदा इसके ज़रिए आपको होगा, जो मुनाफा है वो आपका बढ़ जाएगा, और साथ ही साथ इस दौरान आपको क्या क्या सावधानी अपनानी होगी, क्या विकल्प आपके पास हैं सब्जी फसलों में। आइए जानकारी के लिए नज़र डाल लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट पर। भी हमारे पॉली हाउस संरचना बनाने वाले किसान हैं या जिनके पास पॉली हाउस खेती पहले से हो रही है, उनके लिए कुछ सलाह है और सुझाव है कि किसान भाइयों देखिए कि अब हमारा मुख्य मौसम आ गया है सब्जियों की खेती का। तो जो हमारे ग्रीन हाउस में सब्जियां लगती हैं वो मुख्य रूप से हैं अंग्रेजी खीरा है, रंगीन शिमला मिर्च हैं, चेरी टमाटर हैं और बड़ा वाला टमाटर हैं। इनकी खेती का हम प्रावधान रखते हैं और कुछ किसान भाई, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, वो प्रारंभ भी कर चुके हैं। तो हम बात करते हैं कि इन खेती करने के पहले इनकी गुणवत्ता युक्त नर्सरी लेना बहुत आवश्यक है, और वह गुणवत्ता युक्त नर्सरी तभी संभव है जब आपके पास उसी ग्रीन हाउस में उसकी व्यवस्था हो। तो गुणवत्ता युक्त नर्सरी लेने का दो तरीका है कि पॉली हाउस संरचना होना चाहिए या हाई टनल संरचना होना चाहिए या लो टनल संरचना होना चाहिए। तो गुणवत्ता युक्त नर्सरी जो होती है वो अक्सर जो है प्रायः देखा जाता है प्रो ट्रे में, जिसको हम सॉयल लेस भूमि रहित मीडियम उगाते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया भी जा रहा है कि सॉयल लेस मीडिया क्या है और प्रो ट्रे क्या है और ग्रीन हाउस में कैसे उगाया जा रहा है। तो चित्र के माध्यम से आप देखकर समझ सकते हैं। उसके साथ हम बताना चाहेंगे कि इसमें हम 3 भाग जो है कोकोपीट लेते हैं, 1 भाग परलाइट और 1 भाग वर्मीकुलाइट लेकर के आपस में मिला देते हैं, और उसको जो है उचित मात्रा में ट्राइकोडर्मा या बाबास्टीन से शोधित करके हम प्रो ट्रे में भर देते हैं। भरने के बाद जो भी आपकी चाइनीज़ प्रजातियां हैं उसको लगाते हैं, और लगाने के बाद उसकी नर्सरी तैयार करते हैं। क्योंकि संरचना के अंतर्गत होने के नाते इसमें वायरस नहीं आता, कीड़े मकोड़े नहीं आते, और ये रोग रहित होता है। इसी को हम रोग रहित पौध को ही हम गुणवत्तायुक्त पौध कहते हैं। और दूसरा लाभ ये होता है कि बाहर संभव नहीं, क्योंकि कभी बारिश है, कभी तूफ़ान है, कभी गर्मी है, कभी धूप है, तो ये बाहर नर्सरी हमारी ख़राब हो जाती है। जबकि आपके ग्रीन हाउस संरचना में या पॉली हाउस संरचना में सारी विधाओं को बचाने के लिए हमारे पास सुविधा होती है, इसलिए इसमें गुणवत्तायुक्त नर्सरी अच्छी होती है। तो मेरा सुझाव और सलाह दोनों है हमारे किसान भाइयों से कि आपके पास जो ग्रीन हाउस बना है उसी के किसी एक कोने में ये जो है नर्सरी गुणवत्तायुक्त उगा करके फिर उसी में हम पूरे खेती करें। इसके साथ साथ आपको हम सुझाव देना चाहेंगे, जो किसान भाई तैयारी करना चाह रहे हैं पॉली हाउस की, उसमें हम पहले वर्मी कंपोस्ट, जिसको हम केचुए खाद कहते हैं, या गोबर की सड़ी खाद या पत्ती की सड़ी खाद को उचित मात्रा में मिला करके आप पहले खेत में पूरी तरह से अच्छा कर लें। उसके बाद बेड बनाएं, जिसको हम बोलते हैं क्यारी, ऊंचाई जो है 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। उसके बाद आप बनाकर उस पर ड्रिप लाइन को बिछा लें। बिछाने के बाद जब पौध जो है हमारी उचित उम्र की हो जाए, अर्थात जो है 20 से 25 दिन के बीच में हो जाए, तो उसको हम रोपित कर देते हैं। तो ये सलाह जो है हमारी कि आप ध्यान देना कि नर्सरी की उम्र जो है 25 दिन से ज़्यादा न हो, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। अगर आपकी नर्सरी बहुत उम्र की लगती है, 30 दिन से ज़्यादा, 40 दिन से ज़्यादा की लगती है, तो उसमें क्या होता है कि पौध का उम्र ज़्यादा होने की वजह से उत्पादन प्रभावित होता है और रोग भी आने की संभावना बढ़ जाती है। तो प्रयास ये करिए कि कम उम्र की नर्सरी लगाइए और रोपित करिए। अब रही बात, कुछ किसान भाइयों इसमें रोपित कर लिए होंगे, जैसे अंग्रेजी खीरा है और शिमला मिर्च है या चेरी टमाटर है या टमाटर है, तो उसमें हमें सावधानी ये बरतना है कि आर्द्रता इस समय बहुत ज़्यादा हो रही मौसम में, तो उसमें जड़ों में रोग आएगा। तो उसके लिए हम नियमित जो है दवाओं का उपयोग छिड़काव के रूप में और जड़ों में करते रहें। तो इसलिए आपको जो दवाएं हैं, बाबास्टीन है, ट्राइकोडर्मा है या रेडोमिल हैं, इनका उचित समय पर छिड़काव हम करते रहें। और दूसरा सुझाव ये है कि जिन पॉली हाउस में हम इन फसलों को लगाए हुए हैं
उन फसलों को बचाने के लिए चारों तरफ से पर्दा जो लगा हुआ होता है उठा दें, दिन रात खुला रहने दें, ऊपर के रोशनदान के पर्दा को उठा दें, उसमें हवा का आदान प्रदान होने दें। उसके बाद अगर पंखा लगा है तो पंखा चलने दें। कूलिंग पैड मत चलाएं, इस समय ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और छायादार जाली लगी हुई है तो 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक के बीच में उस जाली को फैला दें, फिर 3 बजे के बाद उसको हटा दें, जिससे दूसरे दिन सुबह की धूप उसको प्राप्त होती रहे। तो ये छोटे छोटे क्रिया हैं, इसको ज़रूर अपनाएं, अन्यथा लगने के बाद इस समय रोग आने के बहुत ज़्यादा जो है चांसेस हैं, तो किसान भाइयों आपका नुकसान हो जाएगा। उसके बाद जिनकी फसलें बढ़ गई हों, जैसे खीरा बढ़ गया है और आपका टमाटो की फसल है, टमाटर बढ़ गया है, तो उसमें एक प्रूनिंग क्रिया करते हैं, तो उनको एक तना खेती कहते हैं। तो एक तना के लिए एक प्लांट को ही लेके चलते हैं, तो इसमें रस्सियों बांधने का काम, उनकी शाखाओं को काटने का काम ज़रूर करें। सीधे अगर प्लास्टिक मल्च नहीं लगाए हैं तो इसमें बेडों में निराई गुड़ाई करें। उसके बाद आप इसमें जो है फर्टिगेशन, जिसको हम जो बोलते हैं कि खाद को देना पानी के साथ, तो उनका भी उपयोग करें। तो करीब हम देखते 100 ppm का हम जो इसमें फर्टिलाइज़र NPK हर हफ्ते में 2 बार देना प्रारंभ कर दें, जिससे आपकी फसल का खुराक मिलता रहे और स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो इस तरह से हम हफ्ता में 2 बार आपका फर्टिगेशन करेंगे। उसके बाद ट्रेनिंग प्रूनिंग करेंगे, उसको सहारा देंगे। तो इस तरह से 3 क्रियाएं जो हम बता रहे हैं इसको करें, और पर्दा उठाना न भूलें, ये बहुत ही ज़रूरी क्रिया होती है। तो इस तरह से जो ध्यान देने वाली हैं फसल लगने के बाद उनका ध्यान दें। रही बात, कुछ किसान भाइयों को प्रजातियों का ज्ञान नहीं होता है, कुछ भी प्रजातियों को ला देते हैं। तो किसान भाइयों मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप खीरा की प्रजाति लगाते हैं तो उसमें जो कुछ प्रमुख वैरायटियाँ आई हैं, अच्छी हैं, साइटिस है, कियान है, मिनी एंजल है, हिल्टन है, मल्टी स्टार है, सन स्टार है। तो इस तरह से जो है वैरायटियाँ जो आई हैं उनको आप लें। दूसरा, अगर हम टमाटर की बात करें तो टमाटर में GS 600 है, ID 32 है, ID 37 है। तो ये वैरायटियाँ भी आजकल अच्छी मानी जाती हैं। चेरी टमाटर की बात करें तो पूसा चेरी 1 जो पूसा से निकाली हुई वैरायटी है उसको आप लगाएं, सबसे अच्छा उत्पादन होगा। शिमला मिर्च, रंगीन शिमला मिर्च में अगर हम लाल की बात करें तो बॉम्बी है और इंदिरा है, ये बहुत अच्छी प्रजातियां हैं, इनको लगाएं। और पीली में सोना है, नताशा है और जो है आशा है, ये जो वैरायटियां हैं इसको आप अगर लगाते हैं तो पीले रंगों में इसको अच्छा है, जिसमें सबसे बढ़िया हमें सोना और ओलो वैली अच्छा परफॉर्मेंस करती मिलती हैं। तो इस तरह प्रजातियों का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। अगर किसान भाई जो भी सुन रहे हैं, जो पॉली हाउस के किसान हैं, इन प्रजातियों के अलावा भी कुछ प्रजातियां अच्छी कंपनियों की आई हैं, उसको ले सकते हैं और उनका रोपण अब किसी कीमत पे अगस्त में कर दें। तो जाना आपने पॉली हाउस में खेती करके कितना लाभ आपको मिल सकता है और कैसे आप अपनी आय को भी बढ़ा सकते हैं। साथ ही कार्यक्रम में आपने जानकारी ली भिंडी की खेती के बारे में। यहाँ भी आपको किन बातों का ख्याल रखना होगा, किस तरह का प्रबंधन अपनाना होगा जिससे बेहतर उपज आपको मिल सके, ये जानकारी आपने ली। लेकिन फिलहाल खेत खलियान में वक्त हो चला आप सभी से विदा लेने का। कृषि संबंधित नई जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। बदलते भारत की शान। एक
एक माँ का श्राप है। जिन बेटियों को इतनी बेदर्दी के साथ मारते हो ना तुम लोग, एक दिन उन्हीं बेटियों के लिए तरसोगे। तब तुझे बैठे बैठाए बिंदिया जैसी लुगाई मिल रही थी, तब किसी पारो को इस घर की बहू बनाने की क्या जरूरत? मैं जाके नई भाभी से मिल लूं। उसकी जेठानी कौन है? आप फिर पहले कौन मिलेगा? अब छोरियां छोरों से कम ना है। तू हमेशा छोरियों की तरफदारी क्यों करे? औरतें घर की चार दीवारी के अंदर ही अच्छी लगती हैं। इनके पर लग गए तो सर्वनाश हो जाए। एक नई सुबह